नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन और मूड में बदलाव की वजह से बनती है। इसमें रोगी की मनोदशा दो विपरीत अवस्थाओं में बदलती रहती है। बीमारी की चपेट में आने के बाद कई बार व्यवहार पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। औसतन एक शख्स को इसका पता 25 साल की उम्र के आसपास चलने लगता है, लेकिन लक्षण किशोरावस्था या बाद में भी जाहिर हो सकते हैं। शुरुआत में लक्षणों का पता चलने से इसका इलाज हो सकता है। हालांकि रोग के प्रमुख कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरणीय और जेनेटिक कारक हालत के शुरू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार के किसी करीबी सदस्य में बीमारी के होने से बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स में असंतुलन से बाइपोलर डिसऑर्डर समेत मूड का विकार हो सकता है। जेनेटिक रूप से बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया में बहुत समानताएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य की अन्य खराबी जैसे चिंता बाइपोलर डिसऑर्डर की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह की ये बीमारी है और किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है, क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि आज के समय में जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, यानी कि तनाव का शिकार ज़्यादा लोग रहते हैं। जीवन में इतनी समस्याएं हैं, लोग काम से जुड़े अपने परिवार की कुछ समस्याओं को लेकर लोग आज के समय में तनाव मुक्त रहने लगे हैं, और इस तरह की जो बीमारियां हैं, इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं, वो पनपने लगती हैं और ये आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये उत्पन्न होता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर क्या बला है ये? बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइ मतलब होता है दो। तो ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति विशेष मूड स्विंग्स रहते हैं। दो प्रकार के मूड स्विंग्स रहते हैं। जब उसे मैनिक फेज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष फुल ऑफ एनर्जी, इरिटेबल रहता है। पूरा ऐसा है जब वो डिप्रेसिव फेज में रहता है, नकारात्मक रहती है, हर चीज रहना पसंद करता है, बेसिकली डिप्रेशन जैसे। डॉक्टर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। बीमारी जो है ये, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आप क्या कह रही है वो समझ में नहीं आ पा रहा। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से थोड़ा सा ऑडियो कनेक्शन सेट करें, जिससे कि सही तरीके से मैडम हमें जानकारी दे पाएं। हमारे साथ डॉक्टर करण लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर करण, क्या है ये बाइपोलर डिसऑर्डर, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, किस तरह से ये होता है? ये एक मानसिक अवसाद है और एक प्रकार का ये मानसिक डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति की या तो जन्म के बाद से परिवार में रहते हुए बिना किसी कारण के भी डेवलपमेंट के उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है, उसके कारण भी हो सकता है, या परिवार में किसी को है या कोई डेथ हो जाती है या माहौल खराब है। तो इसमें एक तो डिप्रेशन होता है, दूसरा यूफोरिया में भी रहता है। डिप्रेशन मतलब एक प्रकार से सैड फीलिंग जिसको बोलते हैं, दुखदाई जैसे चेहरा, हाव भाव, खाली खालीपन और कभी कभी चिड़चिड़ापन, एक्साइटमेंट और यूफोरिया यानी बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं, तो कभी उसका होपलेस टाइप रहता है कि जिंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं, टीनेज में भी। और डिप्रेस्ड रहता है, उसका जो मूड है वो डिप्रेस्ड रहता है, इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। ये सब उसके खास लक्षण है, इससे आप पहचान भी सकते हैं। परिवार में सब लोग इस प्रकार के लोगों को मोहल्ले, पड़ोस, स्कूल में दोस्त लोग भी पहचान लेते हैं और सलाह भी देते हैं। बात बात में चिड़चिड़ापन होना, बात बात में एक्साइट होना, सिजोफ्रेनिया टाइप डिस्ट्रक्टिव भी कभी कभी हो जाना, और नहीं तो कभी बिल्कुल खुश होना, एक्साइटेड रहना। और इसमें कई लोगों को तो किसी प्रकार का जिसको बोलते हैं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, कोई रुचि नहीं है किसी चीज में, इस प्रकार का भी रहता है।
और कोई फीलिंग उसमें मतलब इस प्रकार की आती नहीं जिसको आप मार्क करें या खुश हों या उसको एनकरेज करें, किसी प्रकार का जिसको हम लोग इंग्लिश मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं, कोई प्लेजर नाम की चीज नहीं रहती। और जितनी जो एक्टिविटीज हैं वो उतनी ज्यादा मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, और भूख भी कम लगती है ऐसे लोगों को, और कभी सोते हैं, कभी नींद नहीं आती है। और बच्चों का बिहेवियर इस प्रकार का रहता है कि वो भी उनको भी टीनेजर्स को नींद नहीं आती, रात में उठ बैठते हैं, और कभी रेस्टलेस, मदर फादर दोस्त भाई परिवार के लोग कोई काम बताएंगे तो चिड़चिड़ेपन रहते हैं और करवट लेकर के और मुंह फेर करके, इस प्रकार से, जिसको स्लो बिहेवियर कहते हैं, सुस्त बोलते हैं उसको, हिंदी में सुस्त बोलते हैं। मानसिक रोग है ये, एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें बॉडी में, ब्रेन में ऐसे चेंजेस रहते हैं कि वो अपने आप में थका हुआ सा रहता है, फटीकेबिलिटी जैसे फील होती है उसमें भी और देखने वाले को भी। और फीलिंग आप जो जिसको बोलते हैं ना कि कभी कुछ को ऐसा भी लगता है कि यार मैंने कोई ऐसी गलती कर दी जिससे वो डिप्रेस्ड रहेगा, और जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका कंसंट्रेशन है, वो एकाग्रता नहीं बन पाती है। इसी प्रकार के जो साइन और सिम्टम्स रहते हैं जिनमें ये सब रहते हुए और काफी क्रॉनिक अगर हो जाता है, उसका इलाज नहीं होता है, तो उसकी देखरेख नहीं होती है, उससे मानसिक चिकित्सक से जानकारी लेकर के और उसकी दवाई गोली अगर स्टार्ट नहीं रहती है तो उनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। कभी भी वो कोई फांसी लगा ले या नदी में कूद जाए, कुएं में कूद जाए, बिल्डिंग के ऊपर से, खिड़की से, छत से, कहीं से भी कूद जाए और ट्रेन में कट जाए, ये देखा गया है। हमारे अस्पताल में आते हैं इस प्रकार के, और जब हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि इस प्रकार का डिप्रेस्ड मूड रहता था और दुखदाई जैसे रहता था, दुखित रहता था, खाली खाली, होपलेस, कुछ नहीं करने की तमन्नाएं जिसको बोलते हैं वो वाली, और जीवन यापन करते करते ऐसे लोगों में परिवार के लोग भी उतनी ज्यादा रुचि नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो अपना अकेलापन सा महसूस भी करता है। और वो जो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं ना, कि कभी एक्साइट हो गया, कभी डिप्रेस्ड हो गया, कभी बिल्कुल इनएक्टिव जैसे हो गया, कभी चिड़चिड़ाहट हो गई, ये रहता है। और अदर फिर उसके जो बाइपोलर 1 और 2 जैसे डिसऑर्डर होते हैं उसमें मेनिया भी रहता है, कभी कोई खुशी का वो रहता है, कभी कोई मिक्स्ड टाइप का रहता है, साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं इस प्रकार से उसके बॉडी में और मानसिक उसमें और व्यवहार में। इसी प्रकार से उसमें डिफिकल्टी रहती किसी को पहचानने के लिए भी, और खासकर ये टीन एज में देखा गया है। और नॉर्मल नहीं होता है, ये नॉर्मल नहीं होता है, इसके हाव भाव में जिसको बोलते हैं उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आते रहते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि वो स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, जैसे किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो गया हो या कोई मानसिक चोट लगी हो। इस प्रकार के मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं। बच्चों में भी होता है, टीनेजर्स जो रहते हैं स्कूल गोइंग, 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं पास लड़कों में इस प्रकार के मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स देखने में मिलते हैं। कभी एक्साइटमेंट, कभी डल, कभी उदास, कभी कोई समझ में नहीं आया तो स्कूल से आए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के लोगों का तत्काल जो बच्चे या चिल्ड्रन जिसको बोलते हैं या टीनेजर्स हैं, इन लोगों के बिहेवियर में अगर ऐसी किसी प्रकार की डिफरेंट हाव भाव दिखते हैं तो उनका तत्काल चिकित्सकों के द्वारा जांच कराया जाना बहुत जरूरी है, उसकी काउंसलिंग कराना जरूरी है। हमने इस प्रकार के प्रोग्राम में कई बार बोलते हैं किसी काउंसलिंग होना जरूरी, उससे पूछताछ करें, मदर फादर से, उसके दोस्तों से भी कि ये क्या चाहता है, किस प्रकार की चर्चा करता है, किस प्रकार के हाव भाव होते हैं, कौन से इसके मोस्ट प्रोमिनेंट साइन और सिम्टम्स हैं बाइपोलर के, और वो उसमें सही फिट होता है कि नहीं। ये भी रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा तो फिर वो उसमें और सीवियरिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका मूड तो स्विंग होता है, एक प्रकार से झूलता है, कभी अच्छे की तरफ, कभी बुरे की तरफ, कभी अच्छे थॉट, कभी बुरे थॉट, कभी मूड एलिवेट हो जाएगा, कभी मूड डिप्रेस हो जाएगा, तो इस प्रकार से होता है। तो मैं कहता हूं कि आप कब डॉक्टर को दिखाएंगे अगर आपके इसमें परिवर्तन दिख रहा है परिवार के लोगों में या खुद में भी। वो खुद बताता है कि यार मेरे को मालूम नहीं कैसा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक्साइटेड हूँ, या मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे डलनेस, कभी कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो खुद भी बताएगा। तो व्हेन टू सी अ डॉक्टर, तो आप इमीडिएटली
तत्काल बिना किसी गलती के। नहीं तो कई लोग इसमें नशा भी करते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू गुटखा भी खाते हैं, उनमें भी इस प्रकार के मिक्स टाइप के बिहेवियर हो जाएंगे, सीजोफ्रेनिक हो जाएगा, मोस्ट एक्साइटमेंट वाला हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाएगा, चिल्लाने भी लगेगा, पागल हो जाएगा जिसको बोलते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है वो आखिरी खेल होता है इस प्रकार की मानसिक रोग बिल्कुल। और का। इसमें सबसे अच्छी महत्वपूर्ण जो बात आपने बताई कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और आधी काउंसलिंग से बहुत ज्यादा इस तरह की जो बीमारियां हैं, हम कई बार ये दर्शकों को कह चुके हैं और एक बार फिर आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस तरह की कुछ मानसिक जो समस्याएं होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है काउंसलिंग। आप सबसे पहले काउंसलिंग कराइए, कोशिश करिए पहले कि घर में ही सब लोग परिवार के सदस्य बैठकर आपस में उस चीज पर डिस्कस करिए, उसे एक अच्छे विचार देने की कोशिश कीजिए और फिर एक विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाइए, आप चिकित्सकों के पास पहुंचकर उनको पूरा बताइए किस तरह की समस्याएं हैं। तो इससे काफी हद तक हम इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि 1 घंटे में व्यक्ति सही है, फिर पता चला थोड़ी देर बाद उसका मूड खराब है, तो क्या ये तनाव की वजह से बीमारी होती है या फिर कोई और ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं? दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, अभी इतनी देर से सर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहे थे कि कैसे मूड स्विंग्स होते हैं। बेसिकली एक सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच और एक्सट्रीम पे पेशेंट सफर करता है। कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले तक हर चीज बहुत ठीक लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि हम सारी जंग जीत जाएंगे, और अचानक से हर चीज में इंटरेस्ट लूज हो जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज में कोई प्लेजर नहीं है, और गलत तरीके की सोच, खासकर सुसाइडल टेंडेंसी, ये दिमाग में आने लगती है। खतरनाक बात क्या है कि ये जो बीमारी है ये किशोर अवस्था की बीमारी है। मतलब जो यंगर एज ग्रुप है, जो बच्चे हैं 16 से 25 साल के बीच में, खासकर वो, हम देखिए जब हम नॉर्मली भी बात करते हैं बड़े बूढ़ों से अपने घर में कि जो ये इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, खासकर अडोलेसेंट्स और यंगर एज ग्रुप वाले बच्चे, ये कच्चे मिट्टी का घड़ा होता है। बहुत संभाल के, बहुत संभल के इनको टैकल करना होता है, क्योंकि ये वो एज ग्रुप होता है जब नई चीजें हम देख रहे हैं, दुनियादारी सीख रहे हैं, अपना दिमाग भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो क्या है, हर चीज, और पेरेंट्स जब कोई चीज कहते हैं तो बच्चों को समझ में भी नहीं आती है, बड़ा विरोधात्मक बिहेवियर भी होता है। तो ये वो समय है जिस समय पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं पेरेंट्स को जरूर ये बताना चाहूंगी कि ये वो टाइम होता है, ये वो एज होती है जब ये एक नेचुरल बिहेवियर है कि बच्चे आपकी किसी चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो किसी चीज को फोर्स मत करिए, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इस बीमारी में, किसी भी साइकियाट्रिक बीमारी की बात करूंगी मैं, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, मेनिया हो, शाइजोफ्रेनिया हो, और अभी हम बाइपोलर की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जरूरी क्या है कि आप अपने बच्चे की बात को समझिए और अपनी बात को समझा पाइए अपने बच्चे को। हेलो, मेरी बात जी जा रही जी है? जी जी, है ना। दूसरी चीज है कि बीमारी को पहचाने कैसे। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाना चाहता, तो उसके लिए बहाने बना रहा है। मैं बार बार बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बीमारी जो है वो यंगर एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती है। वो बच्चे जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या फिर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनमें देखने के लिए मिलती है। तो जरूरत ये है घर वालों को समझने की कि क्या ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या नॉर्मल से हटके बिहेवियर है। हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही दुख भरी बात यह है कि अभी भी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति विशेष किसी साइकियाट्रिक बीमारी यानी मनोरोग से गुजर रहा है या ये नाटक कर रहा है। कई बार लोग सोचते हैं ये बहाना कर रहा है क्योंकि ये काम ना करना पड़े या इस चीज को ना करना पड़े, इसलिए हमारे बच्चे ये बहाना कर रहे हैं, बट असल में वो अपने आप में एक बीमारी से गुजर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। दूसरी चीज और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। कॉजेज के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी दिनेश जी, क्योंकि अभी इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ शोध करना बाकी है, रिसर्च बाकी है। और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यदि फैमिली में किसी और को किसी भी प्रकार की साइकियाट्रिक बीमारी है, खासकर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि भाई बहन या माँ बाप या
इसी तरीके के जो क्लोज रिलेशन में लोग हैं, उनको यदि किसी प्रकार की साइकेट्रिक बीमारी है और आप ऑब्जर्व करते हैं कि व्यक्ति विशेष में कुछ अचानक से व्यवहार वाले बदलाव आ रहे हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर में भी साइकेट्रिस्ट से मिलिए। कईयों बार देखने में आता है, यदि मैं खुद अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम कोई पागल हो गए हैं क्या जो हमें पागलों के डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत ये है कि आप समझें कि ये दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आपको डॉक्टर से सही वक्त पे मिलना जरूरी है, क्योंकि बीमारी का जल्दी पकड़ में आना उसका आधा ट्रीटमेंट होता है। बाकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लाइफ लॉन्ग जो चलता है ट्रीटमेंट, वो इम्पोर्टेंट है, बट बीमारी का जल्दी पता करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि एक उस उम्र में बच्चों को थोड़ा सा करीबी से समझना भी बहुत ज़्यादा माता पिता को जरूरी है। केवल ये नहीं कि उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ देना, और उनको समय भी देना पड़ेगा। आपको एक ऐसा समय देना पड़ेगा जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ, आप हर किसी समस्याओं में उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको डर नहीं लगना चाहिए आपसे, क्योंकि इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं तो बच्चों के दिमाग में तनाव बढ़ता है और ऐसी तमाम तरह की बीमारियां या इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पैदा होते हैं। तो एक यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा आप समय उनको देना सीखिए। समय अगर आप आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं एक छोटी बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स आजकल खासकर हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास में और इनफैक्ट किसी भी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, पेरेंट्स खासकर दोनों पेरेंट्स मदर और फादर दोनों वर्किंग है। तो ऐसे में जिम्मेदारी बारी बारी से बच्चे के प्रति दोनों माता और पिता दोनों की बढ़ जाती है कि बच्चा अकेला ना रहे और बच्चा आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। सिर्फ उसको खाना प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना या उसको स्कूल भेजना जिम्मेदारी नहीं है आपकी, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वो क्या कर रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, ये सब जानना भी माता पिता का एक फर्ज है। और इस तरह अगर आप करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली। डॉक्टर करण, क्या कुछ इस बीमारी को लेकर अगर हम बात करें, इसको कैसे सही किया जा सकता है? और एक बात, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो इस पर एक चीज़ और सामने आई कि इस तरह की जो स्थितियां जब बच्चों में बन जाती हैं तो बच्चे या पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, या घर वालों को जो उनसे उम्मीदें हैं कि उनको इतना प्रतिशत लाना है और वो उतना नहीं ला पाते हैं, या प्रेम संबंधित कोई ऐसी चीज़ होती है जहां वो फेल हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो तमाम आज के समय में केस देखे जा रहे हैं कि छोटी छोटी सी बात पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्या इसको उससे जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल, ये इसका डायरेक्ट संबंध है। बच्चे की कोई भी मानसिक रोग या मानसिक विकार या इस प्रकार के जो मेंटल इलनेस है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब या डलनेस है उसका, ये सब के जिम्मेदार माता पिता और परिवार के जो सदस्य और भी होते हैं, जो समझदार और बड़े होते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। और अगर वो बच्चा का दिमाग खराब हो रहा है या किसी प्रकार से डलनेस है मेंटल, या उसमें एक्साइटमेंट है, या डिप्रेशन है, या लॉस ऑफ एपेटाइट है, या स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है, उसको टायर्डनेस बताता है, हाथ पैर उसके कमजोर दिखते हैं, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, यार फलाना तो डिप्रेस है, अरे भैया तू डिप्रेस क्यों है यार, क्यों उदास है, क्यों खिन्न है, ये सब अलग अलग प्रकार के शब्द हैं उसके लिए। और जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जिसका जो मुख्य कारण होता है अनहैप्पीनेस, और इसका कारण बच्चों में यदि अनहैप्पीनेस है, सुनने वाले मेरे भाई बहनों को मैं दर्शकों को यह जानकारी देना चाहूंगा, इसकी पूरी माँ और बाप की और परिवार के लोगों की होती, जो समझदार होते हैं, कि बच्चों को इस प्रकार की स्थिति में बिल्कुल ना जाने दें, स्लीपिंग का प्रॉब्लम ना हो, उनको जल्दी जब उनका पढ़ाई लिखाई का साधारण काम हंसते खेलते कंप्लीट हो जाता है तो उनको बिस्तर में जाने की बोले। आजकल बच्चे लोग मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है, जिस समय उनको सोना चाहिए उस समय वो कई प्रकार के अच्छे से लेके गंदे धारावाहिक, अच्छे से लेके गंदे फोटोज जो टेलीविजन में आते हैं या मोबाइल में
या लैपटॉप में, वो देखते रहते हैं। आप भी समझ जाते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ तो देख रहा है, लेकिन आप मना नहीं करते और वो गलत आदतों में चला जाता है। आप उसको दबाव डालते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के पढ़ना है, होमवर्क भी करना है और क्लास का वर्क भी करना है और तैयार होकर भी जाना। अब उसमें इतना सारा स्ट्रेस भर दिया आपने कल के लिए कि वो ऊँगता रहता है, नींद भी आती रहती है सुबह सुबह, और उसके ऊपर ये सब दबाव रहता है स्कूल का। फिर उसको ये भी दबाव रहता है जाने का, स्कूल की बाइक से जाना है कि कार से जाना है कि बस से जाना है कि पैदल जाना है, भीड़ भाड़ से जाना है। फिर उसके बाद में मास्टर का दबाव रहता है, क्लास टीचर्स रहते हैं, 4-6 क्लास टीचर्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पीरियड्स रहते हैं, और वो प्रॉपर रूप से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो फिर वो डिप्रेशन में तो जाएगा, कभी फेल हो जाएगा, कभी परीक्षा में नहीं बैठेगा, कभी गंदे दोस्तों के साथ में नशा पानी भी करने लगेगा और बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। ये मानसिक रोग होते हैं। एक रोग से, ये जो घर से तैयार होता है रोग, कोई पड़ोसी या उसके दोस्त भाई नहीं देते उसको, रोग घर से ही शुरू होता है और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आ जाता है। तो बच्चों को बचा के रखना बहुत जरूरी है। होते ही हो गया, या एक लड़की एक लड़का होता है और वो भी आपके भविष्य का रहता है। आप जब आपको बच्चों की जरूरत पड़ती है तो ईश्वर से भी मन्नतें मांगते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। एक अच्छा स्वस्थ बच्चे की आपको चाह रहती है, और जब हो गया है तो फिर पति पत्नियों को, बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने मौज मस्ती में व्यस्त हो गए, अपनी नौकरी में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने पिकनिक में, अपने मनोरंजन में, और बच्चों को अकेला छोड़ दिया। ये कभी गलती नहीं करना चाहिए। उनको समय पे खेलने दें, उनको समय में अच्छे कपड़े पहनाएं, खिलाएं, बातें, उनकी किताब कापियां, स्कूल का होमवर्क, उनके हाव भाव को पहचाने। उनमें किसी प्रकार का कोई बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं डेवलप हो रहा है, उसमें कोई मेंटल इलनेस तो नहीं आई है, उसमें कोई डिप्रेशन तो नहीं आ रहा है, हैप्पी तो नहीं है, डर तो नहीं है। चेहरे से पता चलता है। बच्चा सुस्त क्यों पड़ा हुआ है, पूछो उससे, देखो उसको, उस स्थिति में तो पहुंचने मत दो, क्योंकि वो जो लक्षण है आपके, वो उस समय दिखेंगे जब वो डेवलप हो चुके हैं। यानी कि अब उसको हारने की वक्त में अगर पूछोगे आप, तो फिर डॉक्टरों का कंसल्टेशन चाहिए, डॉक्टरों से काउंसलिंग चाहिए, पूछताछ चाहिए, उसकी हिस्ट्री दिखाइए, फिर जांच कराएगा डॉक्टर, फिर दवाइयाँ गोली, तो बच्चा कहीं और डिप्रेशन में ना चला जाए, बच्चा और कोई नेगेटिव एक्साइटमेंट में ना चला जाए, बच्चे को और फीलिंग ऑफ सैडनेस ना डेवलप हो। बच्चे को यहाँ वहाँ जाएगा और किसी ने कह दिया कि ये तो मेंटल इलनेस है, तो मन में रख भी लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हैं, इंटेलिजेंट हैं, और चाहे वो मोबाइल में देख लें, गूगल में देख लें, या शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, जो पिछले जमाने में जिसको बोलते हैं 30-40 साल पहले, जब तक स्कूल में कोई मास्टर नहीं पढ़ाता था या कॉलेज में नहीं आते थे तो जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब टेलीविजन के मार्फत, किताबों के मार्फत। सर यहाँ पे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या केवल काउंसलिंग के जरिए हम इस तरह के जो मनोरोग हैं उनको दूर कर सकते हैं, या फिर इसका कोई दवाइयों के जरिए भी इलाज किया जाता है? इसका बहुत अच्छा इलाज काउंसलिंग ही है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई वायरस से या बैक्टीरिया से नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक चेंज है, एक नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें खुशियों की जगह डलनेस आ जाता है, भूख बढ़ने की जगह लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, और प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्लिनिकल डिप्रेशन की अपनी तरह उसे पूरा करना जरूरी है, उसकी खुशी बांटना जरूरी है, मानसिक संतोष होना बहुत ही जरूरी है। मेंटल सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ये निगेटिव चीजें फिर कभी नहीं आएंगी। ये जो फीलिंग ऑफ सैडनेस होता है, जिसको डलनेस कहते हैं, या दुखदाई चेहरा या दुखदाई फीलिंग होती है, जो ये नहीं आएगी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मेंटल इलनेस भी कहते हैं। और यदि ये लंबा कारण हो गया, समय बीतते के अनहैप्पीनेस का, जो दुखित है मन से और तन से, डिप्रेस्ड है, दुखित है, अनहैप्पीनेस है जिसको बोलते हैं, तो वो फिर क्रॉनिक हो जाएगा। उसको फिर जॉब भी नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में कहीं पे, वो ट्राई भी नहीं करेगा, लोग उसे लेंगे भी नहीं, और थका थका सा महसूस होगा। लोग बोलेंगे कि यार तुम तो दिखते ही हो थके थके, से तुम काम क्या करोगे, और भूखा रहेगा, अच्छे से नींद नहीं होगी। ये खास चीजें, नींद का अच्छा होना, नॉर्मल होना बहुत जरूरी है शरीर के विकास के लिए।
भूख का लगना बहुत ही जरूरी है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। और एक्साइटेड रहना यानी उत्तेजित रहना, हमेशा नॉर्मल उत्तेजना जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज को करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ज्ञान के लिए होना बहुत सी जरूरी चीजें। ये कार्डिनल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। शारीरिक और मानसिक विकास तभी आपका पक्का वो नॉर्मल होगा जब आपकी भूख अच्छी होगी, जब आपकी स्लीप अच्छी होगी, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा। बिल्कुल, और सामाजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ जुड़ें, अच्छे दोस्तों से बात करें, घर के लोगों से बात करें। जब तक आप सामाजिक नहीं हो पाएंगे, दूसरे लोगों को नहीं समझ पाएंगे, उनको नहीं देख पाएंगे, खुद की बात अपनी नहीं रख पाएंगे, तब तक इस तरह की समस्याएं पैदा होती ही रहेंगी। बात हालांकि आज के हम इस विषय पर अगर चर्चा करें तो काफ़ी समय हमें चाहिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों ने दी हैं। फिलहाल समय की वजह से हम इस कार्यक्रम को अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, मानसिक विकार तभी पैदा होते हैं जब हम अपने लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, अपने लोग अपनी बात खुलकर आपके सामने नहीं रख पाते हैं। वो डर भी हो सकता है, वो दबाव भी हो सकता है, वो मजबूरी भी हो सकती है। तो उन्हीं चीज़ों को हमें दूर करना है। काउंसलिंग इस तरह की समस्याओं का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। आप अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाइए, उन्हें दिखाइए, उनको पूरी समस्याएं बताइए और फिर वो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।